आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन व वैद्युत अपघटनी सेल। इससे पहले आप एक और पढ़ चुके हो, कौन सा? वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ा आपने। वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल में अच्छा बताओ हो क्या रहा था? आपने ये देखा था कि वहां पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं हो रही थी ना। क्या हो रहा था? रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही थी और उससे आपको क्या मिल रहा था? विद्युत ऊर्जा मिल रही थी। यहां पर इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहां पर अभिक्रिया हो रही थी तो विद्युत ऊर्जा मिल रही थी। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, हम विद्युत धारा देते हैं उसमें, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उससे आपकी उसमें क्या होती है? उसमें आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये दोनों सेल एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद विद्युत ऊर्जा मिलती है और इसमें हम पहले ही विद्युत ऊर्जा लगाते हैं और उसके फलस्वरूप किसी ना किसी प्रकार की उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये जो है इसका क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। इसमें रिएक्शन से विद्युत ऊर्जा मिल रही थी और इसमें विद्युत ऊर्जा से आपको रिएक्शन मिलेगी। उल्टा होगा काम कि वह सेल जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं? वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक, इसको हटा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। और यह प्रक्रम यानी ये जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन कहलाता है। वैद्युत अपघटन का मतलब होता है, देखिए, वैद्युत का मतलब वैद्युत धारा से और अपघटन का मतलब टूटना। किसी अगर हम लोग देखो यहाँ पे अगर कोई वैद्युत अपघट्य ले लें और उसका क्या भर ले? जलीय विलयन। जैसे हमने देखा HCl, तो इसमें हमने क्या ले लिया? HCl और इसके जलीय विलयन को हमने इसमें क्या किए? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहां से क्या करें? हम यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो ये जो HCl है ये विद्युत धारा की वजह से किसमें टूट जाएगा? H+ और Cl- में। तो ये जो प्रोसेस है इसका कि यहां से विद्युत धारा हमने प्रवाहित की तो ये जो HCl था वो H+ और Cl- में टूट गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। और ये जिस चीज में कराया जाएगा भाई, आपको इसके विलयन में आपको क्या करना है? करंट प्रवाहित करना है, तो कोई ना कोई आपको उपकरण चाहिए होगा ना। तो इस उपकरण का ही नाम जिसमें ये प्रोसेस कराया जाता है उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल में हम करते क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, है ना। तो ये लिया हमने, पहला मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ऐसे करके यहाँ पे इस तरह ऐसे लगा दो। पहला इलेक्ट्रोड है, दूसरा, इसके अंदर हम क्या भर देंगे लड़कों? जलीय विलयन। किसका? वैद्युत अपघट्य का। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे क्या भर दिया हमने? HCl। तो HCl का ये क्या है? विलयन भर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, तो एक आपका क्या होगा? कैथोड होगा और एक आपका क्या होगा? एनोड होगा। कैथोड आपका क्या होता है? माइनस, और एनोड क्या होता है? प्लस होता है।
अब इसमें आप क्या करेंगे, यहां से क्या किया आपने, वैद्युत धारा इसमें से प्रवाहित किया। तो जब आप वैद्युत धारा इस पे प्रवाहित करोगे तो देखो होगा क्या कि ये जो इसका जलीय विलयन था वो टूटने लगेगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और ऐसे करके Cl माइनस। अब जरा ये बताओ, ये H प्लस पे कौन सा चार्ज है, प्लस, ये किसकी तरफ भागेगा पता है, कैथोड की तरफ जाएगा। इसका इस पे आवेश जो है प्लस है, हमेशा ये किसके तरफ जाएगा, माइनस वाले की तरफ। आपने पढ़ रखा है ना कि अगर प्लस वाला है और माइनस वाला है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। यहां भी पढ़े हो, फिजिक्स में भी पढ़े हो, तो ये कभी भूलना नहीं है, ये हमेशा मिलेगा आपको। एक प्लस के तरफ हमेशा कौन जाएगा, माइनस। तो ये प्लस जो है H प्लस किसके तरफ जाएगा आकर्षित होकर, कैथोड की तरफ जाएगा। और कैथोड की तरफ जाएगा तो इस कैथोड के ऊपर क्या होने लगेगा, ये जमा होने लगेगा, याद रखिएगा। ये अपने तरफ ये H प्लस गया, ये H प्लस गया, तो ये जो H प्लस है ये किसके तरफ चले जाएंगे, माइनस वाले के तरफ, और इस माइनस वाले के ऊपर क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। इसी प्रकार ये जो Cl माइनस है एनोड के तरफ और एनोड पे जा जाके ये इकट्ठा होने लगेगा। अब यहाँ पे हमारी बात ध्यान रखना, क्योंकि ये हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन दोनों गए तो ये किसके तरह बन जाएगा, H2 बन जाएगा। और H2 क्या होती है, गैस होती है, इसलिए ये इस पर चिपक के ना क्या चला जाएगा, बाहर उड़ जाएगा। पहले इस पर जाएगा तो जैसे ये H प्लस इस पे गया, एक H प्लस गया, फिर दोबारा एक और H प्लस गया, तो H प्लस और H प्लस किस में बन जाएंगे, H2 में। और H2 क्या होती है, गैस होती है, इसलिए इस प्रोसेस में यहां से क्या है, ये मुक्त हो जाएगा। क्योंकि विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, यानी इसका प्रयोग कहां पे होगा, तो आप सबसे बढ़िया वाला दे सकते हो जो अभी हमने आपको समझाया, कौन सा, विद्युत लेपन, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी एक चीज की परत चढ़ाना। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, किसी ज्यादा सक्रिय, याद रखो, ज्यादा सक्रिय धातु पे कम सक्रिय धातु हमेशा चढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा सक्रिय होगी उस पर जो है जंग बहुत जल्दी लगेगा, उस पर मूर्छा बड़ी जल्दी लगेगा, क्योंकि वो पानी और आपके किससे, वायु से क्रिया करेगी ज्यादा। और जो कम सक्रिय है तो वो पड़ा रहेगा, वो क्रिया ही नहीं करेगा, तो उस पर जंग क्या होगा, नहीं लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, किसी ज्यादा सक्रिय धातु पर किसी कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाएगा, विद्युत लेपन कहलाता है। एक उदाहरण, लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाना, इसे हम लोग गैल्वनाइजिंग, ये हिंदी शब्द है, ग होगा, जिंग, गैल्वनाइजिंग, या इंग्लिश में लिख लीजिए गैल्वनाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन। आपसे अगर एक नंबर में पूछे, छोटा ही पूछेगा ज्यादा नहीं, कि गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण या से आप क्या समझते, तो कहेंगे कि लोहे के ऊपर हम लोग जिंक धातु की क्या चढ़ा देते हैं, परत। फैराडे के वैद्युत अपघटन नियम, फैराडे ने क्या किया, आपके वैद्युत अपघटन के कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। उन्होंने वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम दिए। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये बताता है कि अगर हम किसी वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया में, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया क्या होगी, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसके अंदर जो आपका विद्युत अपघट होगा वो आयनों में टूटेगा, और वो जाके कहाँ इकट्ठा होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मात्रा, यानी इस पदार्थ की जो मात्रा इकट्ठा हो रही है उसको हम कहते हैं W। ये किस पर निर्भर करती है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर जितना ज्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे,
जितना ज्यादा इसके ऊपर करंट लगाओगे उतना ज्यादा इस पर क्या होगा, पदार्थ इकट्ठा होगा। तो इन्होंने बताया कि जो W है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, Q के अनुक्रमानुपाती है। W क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है, वैद्युत धारा की मात्रा। यानी जितना ज्यादा आप इसमें करंट प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा यहाँ से जो है पदार्थ निकलेगा। कोई काम की चीज नहीं बताए, वो तो सब आदमी जान ही रहा है कि थोड़ा सा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो थोड़ा सा पदार्थ निकलेगा, ज्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दोगे तो वैद्युत अपघटन ज्यादा होगा, और वैद्युत अपघटन ज्यादा होगा तो यहाँ जल्दी जल्दी पदार्थ नहीं इकट्ठा हो जाएगा, तो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी चीज को खाली उन्होंने शब्दों में दे दिया। उन्होंने कहा कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा आप करंट उसमें प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर पदार्थ क्या है, उत्पन्न होगा, वहां पे मुक्त होगा। तो यही चीज बता दी है, यहाँ आप लिख देना, अर्थात W अनुक्रमानुपाती क्या होता है, Q। अब जरा ये बताओ, Q को हम IT लिख सकते हैं कि नहीं, IT। I बराबर आपका क्या होता है, Q बटा आवेश प्रवाह की दर। तो यहाँ से Q का मान यहाँ से क्या हो सकता है, I गुणे T। तो जहां पर Q लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, IT। अब जरा यहाँ पर देखो, ये अनुक्रमानुपाती है, इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा ना, उस नियतांक को यहाँ बोलते हैं ZIT। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT। जहां पर हम लिख देंगे, जहां Z क्या है, एक नियतांक है, और इसका नाम क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका नाम है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो W बराबर ZIT, ये आपके फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम, पहला वाला नियम अगर आपको पता चल गया तो दूसरा नियम उसी से बना हुआ है। देखिए, सूत्र था W बराबर ZIT। अब मान लो इन्होंने बताया कि अगर एक आपका जो है ये वैद्युत अपघटनी सेल है और इसमें वैद्युत अपघटन कराया गया, इसके अंदर I धारा प्रवाहित की गई कितने समय तक, T समय तक। तो इस पर I धारा प्रवाहित की गई T समय तक, तो इसके ऊपर कौन पदार्थ उपस्थित हो जाएगा, W1। तो इन्होंने कहा कि W1 बराबर क्या हो गया, Z1 और IT। और इन्होंने कहा कि दूसरा भी हम एक सेल लेते हैं और इसके अंदर दूसरा वैद्युत अपघट्य भर लेते हैं, और इस पर भी हम क्या करते हैं, समान धारा, यानी अगर इस पर I प्रवाहित किया गया था तो इस पे भी क्या प्रवाहित किए, I, और समान समय के लिए, समान समय के लिए मतलब T। तो इस पर जो पदार्थ उपस्थित होगा उसको हमने क्या कहा, W2। तो यहां से इन्होंने कहा कि दूसरा वैद्युत अपघट्य ले लिया जिसमें हमने उतनी ही धारा उतने ही समय के लिए प्रवाहित किया, तो कितनी मात्रा निकल के आ गई, W2। तो यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक क्या हो जाएगा, Z2। इन दोनों को अगर भाग दे दें तो ये IT से IT कट जाएगा ना, तो W1 अपान W2 बराबर क्या हो जाएगा, Z1 अपान
Z2। तो जितना भी आपने चीज किया उससे ये फार्मूला निकल के तो आ गया, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे? हमने क्या किया है, दो वैद्युत अपघट्य में, है ना, ये पहला वैद्युत अपघट्य था और ये दूसरा वैद्युत अपघट्य था, तो हम कहेंगे दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयनों में हमने क्या किया, दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन ले लिए और इसमें क्या किया, समान धारा, यानी इसमें भी आई और इसमें भी आई, कितने के लिए, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तब, यानी हमने दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन ले लिए और उनमें समान धारा इसमें भी आई और उसमें भी आई प्रवाहित की, समान समय के लिए, यानी इसमें भी t समय के लिए और उसमें भी t समय के लिए प्रवाहित की जाए तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, यानी ये जो W1 व W2 है, ये क्या है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किसके बराबर है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर है या फिर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है। तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती तो ये आपका क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है वैद्युत अपघटन का। अगर आपसे केवल पूछा जाए फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम लिखिए, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। एक तब लिखना पड़ेगा जब आपको स्पेशली बताएगा कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए या द्वितीय नियम। जब केवल कहे नियम लिखिए, प्रथम और द्वितीय के बारे में नहीं बताता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पहला वाला फिर दूसरा वाला केवल आपको लिख देना रहेगा।